नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहां किया गया पुतला दहन, कहां सीओ के द्वारा लोगों को दी जा रही है समझाइश और कहां भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष ने की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। युवा कांग्रेस भांडेर द्वारा मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के आह्वान पर एवं जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु गुर्जर के दिशा निर्देश अनुसार भांडेर युवा कांग्रेस अध्यक्ष किशन गोस्वामी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उनके हक की लड़ाई को लेकर दतिया जिले के भांडेर तहसील में संकट मोचन तिराहे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला किस संदर्भ में आप लोगों ने ये पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण आज निरस्त किया गया है, उसके संदर्भ में चुनाव को लेकर ये हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान पर। तो आप कब तक इसका वो करेंगे आप विरोध? जब तक पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो दिया नहीं जाता है, तब तक हम यही विरोध करेंगे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आज नगर के आईवी इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में स्वर्गीय मनोहर सिंह बाबूजी की स्मृति में कंबल वितरण का विशाल कार्यक्रम का आयोजन MS वीवा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ग्राम सभा एवं नगर क्षेत्र के गरीब वृद्ध महिलाओं, पुरुषों, साधु संतों एवं वंचित समाज के लोगों को कंबल एवं भोजन प्रदान करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट के अध्यक्ष देवी जी एवं सभी अतिथियों के द्वारा संस्थापक स्वर्गीय मनोहर सिंह बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवजीत सिकेरा ADG रहे। जी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, किस प्रकार से किया गया है और कहाँ किया गया? देखिए, जैसा कि हमारा एक ट्रस्ट है MS वीवा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके द्वारा समय समय पर हम जो भी हमें जैसा लगता है लॉकडाउन में खाना वितरण का कार्य या सर्दियों में कंबल वितरण का कार्य जो ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, ये ट्रस्ट हमारे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह जी के नाम से बना हुआ है और उनकी स्मृति में ही आज इस ट्रस्ट के द्वारा जो है, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, तो उसके द्वारा कंबल वितरण का आज IV इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जो ज़रूरतमंद लोग हैं गांव में या कहीं भी, हमारी कोशिश कि भाई वो लोग हम तक यहाँ तक पहुँच जाएं। तो बस एक कोशिश थी कि उन ज़रूरतमंद लोगों को हम कुछ उनकी मदद कर सकें। तो आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो हमारी आदरणीय माता जी श्रीमती श्री देवी जी ने की और उनके सुपुत्र ADG नवनीत सिकेरा सर उनके साथ आज यहाँ पे उपस्थित रहे, जो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात थी। उन्हीं के साथ में डॉक्टर मनोज यादव JK हॉस्पिटल इटावा से आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और फिरोज़ाबाद से जो गणमान्य लोग हमारे साथ में, कुछ लोगों का नाम अवश्य यहाँ पे लेना चाहूँगी, जो ग्राम प्रधान लोग रहे, उनके साथ ही चाणक्य फाउंडेशन से अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहे। डॉक्टर अवधेश यादव जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। मैं सभी राजेश यादव जी हैं जो हमारे साथ आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो मुझे बहुत खुशी है और उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने अपना इतना कीमती समय दिया इस कार्यक्रम को लेकर। मैं सभी लोगों के नाम तो अभी यहाँ नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जितने भी माताएं बहनें जो भी लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आईं और जिन्होंने भी अपना समय दिया, उन सभी लोगों को मैं MS वीवा ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस कार्यक्रम को कराने में जो कुछ लोगों ने, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो हमारे स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो हमेशा ही ट्रस्ट, जो यहाँ से अब पास आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट के एक तरह से आप उन्हें उनका सदस्य कह सकते हैं कि समय समय पर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन तक वो हमारी मदद करते हैं कि हम उन तक पहुँचें। और आज भी वो बच्चे जो है जगह जगह से जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको यहाँ स्कूल तक लेकर आए। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ जो हमारे ट्रस्ट में भी हमारे साथ होते हैं और हमारे विद्यालय में भी जो लोग हमारे साथ हैं उनके मैंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद की जनसभा में पहुंचे। जनता का हाथ मिलाकर इस्तकबाल किया और योगी मोदी और उत्तराखंड में धर्म संसद पर बोले और गोडसे को अपशब्द कहा और कहा योगी जी के दिमाग पर नाम बदलने का बुखार है। जो मोदी के भक्त हैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती। चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ही होकर 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की तो इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6 गोलियां मार देता। मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा, उत्तराखंड के ईसाइयों को कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर की रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस कर्फ्यू के नियमों का पालन कराने के लिए सीओ तथा पुलिस की टीम बाजारों में गश्त कर माइक पर सूचना दे रही है कि कर्फ्यू का टाइम शुरू हो गया है। जो भी दुकानें खुली हैं वह बंद कराई जा रही हैं। सीओ का कहना है कि आज पहला दिन है, इसलिए सख्ती नहीं की जा रही है। कर्फ्यू का किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और किस तरह के नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है? ये पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार घूम भी रही है सारे में जाकर के, लाउड स्पीकर से ऐलान भी कर रही है सभी लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें और कोरोना से अपने आप को बचाए रखें। सर, दुकानदारों को किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? आज चूँकि पहला दिन है इसलिए हम लोग थोड़ा सा उनको समझा भी रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग आगे से बात को माने, वरना आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ भाजपा कार्यालय में युवा मंडल अध्यक्ष गंगेश्वर यादव की अध्यक्षता में युवा कार्य समितियों की एक बैठक रविवार को संपन्न की गई। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार भाजपा युवा जिलाध्यक्ष छोटू रजा के निर्देश में बालूमाथ भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष गंगेश्वर यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम कर सर्वप्रथम श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष रोहित सहदेव शामिल हुए। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर में चोरी का ई रिक्शे के साथ चोर गिरफ्तार हो गया है। वह अवैध तमंचा व कारतूस भी उसके पास से पुलिस ने बरामद किया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जन विश्वास यात्रा आज खजनी विधानसभा के अंतर्गत अनेकों स्थानों से होकर गुजरी, जहां जबरदस्त स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं का भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। गोरखपुर से सीनू संवाददाता विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में चुनाव को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव निरस्त किए जाएं और ये प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग को भी ये प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसे में इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जब ये जानकारी उन्हें लगी तो कांग्रेस के नेता एवं प्रत्याशियों ने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अपने प्रचार प्रसार को रोक लिया। कैबिनेट में अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित हुआ है कि पंचायत चुनाव को निरस्त किया जाए और इसको राज्यपाल के लिए भेजा गया है ताकि ये पूर्णतः पारित हो जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2014 के आरक्षण पर चुनाव करना ये सरकार की तरफ से एक भूल हुई थी और नए परिसीमन को जो रद्द किया गया था
उसमें नए स्थानीय शासन के स्वरूप को जो बदलाव किया गया था वो भी उचित नहीं था। सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर चुनाव नहीं करने का जो निर्णय लिया है वह वाकई सही दिशा में है और अब नए परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होंगे। हमारे चुनाव अभियान को मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में हमें रोकना पड़ेगा। हमारी पूरी तैयारियां चल रही थी। हम लोग जनसंपर्क में जोर शोर से लगे थे, लेकिन राज्य शासन की मंशा के आगे, राज्यपाल महोदय की मोहर के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जिस प्रकार जनता के बीच में पेश कर रही थी, उसमें काफ़ी कुछ तरह तरह के अपवाद बीच बीच में आते रहे और उनकी मनमानी चलती रही और वो कोर्ट जाते रहे और प्रत्याशी भी कोर्ट भगते रहे और काफ़ी अव्यवस्थाओं के बीच अधिकारी से लगाकर मध्य प्रदेश की जनता को और प्रत्याशियों को आज तक समझ में नहीं आया चुनाव किस दिशा में जा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी टीम से वीरेंद्र सिंह गौड़ साहब के साथ, पवन सिंह फौजी जी के साथ, अमित तिवारी जी के साथ और राधेश्याम डेडी जी के साथ, पूरे दल बल के साथ हम सब लोग खड़े हैं। चुनाव किसी भी दिशा में जाए, हमारे प्रत्याशी और हमारी टीम के सभी कार्यकर्ता एकजुट और पूरी ताकत से सघन जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आगे जो भी सरकार का निर्णय होगा, कोर्ट का निर्णय होगा, उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे और पालन करेंगे। मैं इंदर सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत पिगडम्बर, तहसील अंबेडकर नगर महू, जिला इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन कराया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान गरीब बच्चियों की शादी का खर्च की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने ले रखी है। जनपद महोबा में भी मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन का आयोजन नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 15 गरीब बच्चियों की शादी का खर्च पालिका प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष एसडीएम महोबा समेत जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में 14 हिंदू बेटियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ कराए जाने के साथ ही एक मुस्लिम बेटी का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया गया। शासन की तरफ से जो बच्चियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 35,000 रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 10,000 का उनका जो वस्त्र, ये पायल, बिछिया, सामान दिया जाता है, गृहस्थी का कुछ उसमें है, और 6,000 रुपए में उनके खाने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, ये सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। अभी तक व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से संचालित हो रही है और कार्यक्रम भी जारी है। लगभग कितनी बच्चियों की शादी आज 15 बच्चियों की शादी रखी गई है। उसमें से 14 जैसे सर ने बता चुके हैं, 14 जोड़े हैं वो हिंदू हैं, एक उसमें मुस्लिम है। कार्यक्रम कैसा गया है? कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भी सुचारू संचालित हो रहा है और बाकी का भी आगे चल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार द्वारा जो गरीब कन्याएं हैं, उसमें ये जाति विशेष नहीं, किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, उनको 51,000 रुपये शासन के द्वारा दिए जाता, जिसमें 35,000 रुपये नगद और आपका 10,000 रुपये का दहेज और 6,000 रुपये का उनका खाने पीने की और जो भी उनको आवश्यक वस्तुएं हैं वो दी जाती हैं। ये लगभग हर 6 महीने में प्रदेश सरकार द्वारा ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी सभी आकर और प्रशासन पूरा इनको आशीर्वाद देता है। इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष और हर 6 माह में मनाया जाता है, जिसमें बच्चों में, गरीब कन्याओं में बड़ी खुशी और बड़ा अच्छा माहौल, वातावरण जो आप देख रहे हैं। मुस्लिम कन्या का जो विवाह होता है वो उसमें वो आपके मुल्ला भी जो आते हैं वो अपना उस हिसाब से मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कराते, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये आपका उनकी भावरें पढ़ाई जाती, उनकी गांठ का बांधा जाता, सभी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा किया। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा इनकम टैक्स के छापे और ईडी के छापों को लेकर दिए जा रहे विरोधी बयान पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि गलत तरीके से धन का संग्रह करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही होगी। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में सहकारिता विभाग के द्वारा आयोजित 96वीं बैठक के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने रायबरेली सहकारिता विभाग के काम की सराहना की। नाबार्ड के द्वारा दिए गए लक्ष्य से भी ज्यादा काम करने पर जिले की सहकारिता टीम को बधाई दी। सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहना सर्वथा अनुचित है कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर छापेमारी हो रही है, बल्कि ऐसे लोग जो वांछित हैं, धन को कहीं न कहीं इकट्ठा करके बैंक में न करके घर पर रखे हुए हैं, कहीं न कहीं उनके स्रोत समुचित न होकर के अनुचित हैं, ऐसे लोग निशाने पे आ रहे हैं। और इसमें किसी पार्टी के नेता को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी विशेष के नेताओं के यहाँ छापा मारी जाती तो पार्टी के अगली कतार के नेताओं पर छापा मारी जाती है। पिछली कतार और पिछले नेताओं के ऊपर छापा कभी नहीं मारा जाता, इसलिए ऐसा इसको पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आज जिला सहकारी बैंक रायबरेली की 96वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में उसके वार्षिक बैठक को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमें खुशी है कि हमें जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री विजय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू लोहिया जी ने बताया कि नाबार्ड द्वारा दिए गए लक्ष्य से आगे बढ़कर हम रायबरेली जिला सहकारी बैंक को लाभ में पहुंचाने में कामयाब हुए। इसके लिए मैं रायबरेली जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और उनके निदेशक मंडल की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में जो सहकारी बैंकों का महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको निर्वहन में रायबरेली सदैव आगे रहा है। लगभग 60% किसान जनपद के जिला सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों से सीधे जुड़े हैं, उनका उससे लेन देन होता है। और यही कारण है कि किसान का जुड़ाव भी बड़े पैमाने पर है और बैंक भी लाभ की हालत में पहुंची है। हम जिस तरीके से आज देश और प्रदेश में विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं पर हमारी रायबरेली की सहकारी बैंक की टीम ने भी सुदृढ़ हालत में पहुंचा करके रायबरेली जिला सहकारी बैंक को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जिस तरह छापेमारी हो रही समाजवादी रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। झांसी के एसके एकेडमी आर्ट ऑफ सोसाइटी द्वारा आज होटल के 3 क्लब रेजिडेंसी में एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के सेकंड ऑडिशन हुए। जूनियर और सीनियर सभी वर्ग के लोगों ने एक से बढ़कर एक अच्छे ऑडिशन दिए। समीर खान और एक्टर हैदर अली ने आए हुए प्रतिभागियों को बिना किसी घबराहट के ऑडिशन देने को कहा और उन्हें बताया भी कि कैसे ऑडिशन दिए जाते हैं। जज के रूप में समीर खान, एक्टर हैदर अली, नैना नंदा मिस इंडिया वर्ल्ड और मिस झांसी 2016, अंकिता रानी एक्टर आदि मौजूद रहे। सर, आज यहाँ पे क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम समीर खान है, एक्टर डायरेक्टर। मैं यहाँ अपना लगभग हमारी सोसाइटी जो लगभग 10 साल से कराती हुई आई है, स्टैंड इस बुंदेलखंड, तो उस शो के आज ऑडिशन थे। ऑडिशन में डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और उन सभी को हमारी मॉडल नैना नंदा जी आई हैं, जिन्होंने मिस इंडिया, मिस झांसी के काफ़ी सारे खिलाफ पैकेज के पास हैं और हैदर जी हैं हमारे साथ में और अंकिता रानी जी भी उन्होंने जिस दिया है और काफ़ी सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसमें।
और इसके जो रिजल्ट वगैरह हैं वो तुरंत होंगे और जो भी इसमें सिलेक्शन होगा तो वो फाइनल राउंड में फिनाले में जाएगा, जहाँ पर बॉलीवुड फिल्म स्टार लता जी आ रही हैं। जो विनर होंगे, जो नहीं भी होंगे, हम सारे बच्चों को उनके हाथों से अवार्ड दिलाएंगे और आने वाली हमारी जो फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, सीरीज वगैरह हैं, उनमें हम बच्चों को चांस देंगे। आपका क्या नाम है, आपने क्या किया आज? मेरा नाम हैदर अली है, मैं एक्टर, शायर और समाज सेवी। आज यहाँ पर मिस्टर और मिस इंडिया बुंदेलखंड के यहाँ पे ऑडिशन हुए थे, जिसमें जज में हमारे डायरेक्टर समीर खान सर थे और ये मिस इंडिया वर्ल्ड और मिस झांसी नैना नंदा जी ये भी जज की भूमिका थी और अंकिता रानी जी इन्होंने भी जज की भूमिका निभाई और मैंने भी जज की भूमिका निभाई। ये हर साल हमारे शो होते हैं मिस इंडिया मिस बुंदेलखंड, जो हमारे डायरेक्टर समीर खान सर कराते हैं। यहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आज ऑडिशन दिए और जो भी विनर बनेगा उनको सीधे ही ग्रांड फिनाले में यहाँ से एंट्री दी जाएगी और जो विनर बनता है उसमें तो उसको जो बॉलीवुड एक्टर है टीना दत्ता जी द्वारा मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ये शो बहुत ही अच्छा है और हमारे साथ जो दोनों मॉडल और जज हैं ये भी बहुत ही अच्छी हैं। हमारे डायरेक्टर समीर खान सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। मामला जिला झांसी के मोड़ तहसील क्षेत्र के ग्राम वरथरी स्टेट का है, जहां गांव के निवासी ठाकुर दास द्वारा ग्राम लावन निवासी निर्मल तिवारी की पत्नी के नाम लगभग 1 साल पहले रजिस्ट्री की गई थी, जिसके बाद कोर्ट में माता प्रसाद पांचाल द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें माता प्रसाद ने वह जमीन अपने नाम बताई। अब वह जमीन विवादित बनी हुई है क्योंकि शनिवार के दिन माता प्रसाद द्वारा उस जमीन पर काम लगाया गया, जिस पर निर्मल तिवारी ने मना किया, पर माता प्रसाद द्वारा काम बंद नहीं किया गया, जिसके बाद उपजिलाधिकारी मोड़ से न्याय की गुहार लगाकर थानाध्यक्ष समथर द्वारा कार्य रुकवाया गया। अब निर्मल कुमार का कहना है कि जमीन को उपजिलाधिकारी द्वारा नाप करवा दी जाए, अगर ये जमीन मेरी नहीं निकली तो मुझे इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? निर्मल कुमार तिवारी नाम है मेरा सर, ग्राम लावन का रहने वाला हूँ मैं। क्या समस्या है? मेरी ज़मीन बरसरी स्टेट में है, जो मैंने ठाकुर दास के से ख़रीदी थी और जिसकी रजिस्ट्री भी मेरे पास है। मेरी पत्नी के नाम है वो ज़मीन। मैं एसडीएम साहब के पास भी गया था और समथर थाने भी गया था, फिर समथर थाने ने मना किया, फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया, गुहार लगाई। उन्होंने समथर थाने में फ़ोन करवा के उस ज़मीन पर जो माता प्रसाद कार्य करा रहे थे मेरी ज़मीन पर, वो काम बंद करवाया। इसके बाद मैं चाहता हूं कि एसडीएम साहब उस चीज़ का निरीक्षण करवाएं। अगर मेरी ज़मीन अगर है तो मुझे मिल जाए, और अगर नहीं है तो मुझे एसडीएम साहब के द्वारा अगर जांच में अगर हमारी ज़मीन नहीं निकलती तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी से कोई फिर शिकायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बालूमाथ अंचलाधिकारी मोहम्मद आफ्ताब आलम ने शहर की सड़कों पर घूम घूम कर मास चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने राहगीरों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय बताए और हर हाल में अपने वैक्सीनेशन केंद्र में जाकर कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के एमपीडब्ल्यू अनिल कुमार, बालूमाथ थाने के सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज ओबीसी के माध्यम से चांद सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में एवं बीएस भदौरिया के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा ओबीसी का आरक्षण निरस्त करने पर विरोध जताते हुए कहा कि ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए एवं उसकी जातिगत जनगणना की जाए तथा ओबीसी के जो हक अधिकार हैं सरकार उन्हें दे। ओबीसी महासभा के द्वारा आज के संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण निरस्त करा है सरकार ने, इसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व के हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए एवं उसकी जातिगत गणना की जाए एवं ओबीसी के जो हक अधिकार है उनको दिलाने में सरकार सहयोग करे, और नहीं तो ओबीसी महासभा अब आंदोलन के लिए तैयार है। और अगर ओबीसी के साथ अन्याय होता रहा ऐसा तो ओबीसी महासभा आने वाली 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ओबीसी ने जो आपने सबके आरक्षण बरकरार रखे, लेकिन ओबीसी ने ऐसा कौन सा पाप करा था कि जो आपने ओबीसी का जो आरक्षण खत्म करा है? ओबीसी इस देश का नागरिक नहीं है क्या? ओबीसी गरीब नहीं है क्या? आप सबको आरक्षण देते हो। ओबीसी समाज ने कभी भी किसी पर सवाल आज तक नहीं उठाया, लेकिन जब ओबीसी का नंबर आता है तो सारे लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि ओबीसी को आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, हम पत्रकारों के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण अभी जो 27% है वो और गिनती करा के उसको गिनती के हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना पड़ेगा, और नहीं तो ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करेगी। जी जन्म भाई बोलिए। आज ओबीसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है। इस देश के अंदर जब से भारत आज़ाद हुआ था 1950 से लेकर आज आज़ादी के 74 साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश के अंदर हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन प्रत्येक जाति और सभी जाति की गिनती होती है। लेकिन इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंदर पाई जाती है, उनकी अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है। इस देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की आज तक जनगणना नहीं हुई है कि इस देश के अंदर ओबीसी की कितने लोग निवास करते हैं। इस देश के अंदर मोर की गिनती होती है, कुत्ते की होती है, बिल्ली की गिनती होती है कि भारत के अंदर इतने कुत्ते इतने बिल्ली पाए जाते हैं, लेकिन ओबीसी के साथ आज तक 74 साल तक उनके साथ अन्य अत्याचार होता रहा है। आज सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। अस्पतालों को फर्जी मान्यता प्रदान करने पर सीएमएचओ का पुतला फूका। मामला सीहोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, जहां विशाल यादव की अध्यक्षता में एवं शुभम व्यास के नेतृत्व में सीहोर जिले के भोपाल नाके पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सीहोर मुख्य जिला चिकित्सालय अधिकारी सुधीर कुमार देहरिया का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सब लोग यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो एकत्रित हुए, तो नर्सिंग काउंसलिंग मध्य प्रदेश को लेकर के एक तिथि जो 22 नवंबर 2021 को जारी हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 थी, उसके अंदर ऐसा बताया गया था कि जिन भी अस्पतालों में नर्सिंग को लेकर के सीट अलॉट हो, वो कम से कम उनमें 100 बेड हो या 200 बेड हो या 300 बेड हो। परंतु भ्रष्टाचार सीहोर जिले के अंदर इतने चरम पर है कि जिन अस्पतालों के अंदर 5 बेड, 7 बेड, 10 बेड, 20 बेड की व्यवस्था है, उनको भी अंतिम तिथि के पूर्व रातों रात वो 100 बेड, 200 बेड या 300 बेड की उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मान्यता दी गई। तो इस विषय को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला दहन किया है एवं कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से हम यह सूचित करवाना चाहते हैं कि जिले के अंदर, क्योंकि ये विषय केवल अस्पताल जगत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ छात्रों के निमित्त है। हम अगर बात करते हैं, आज कोरोना के समय में हम देखते हैं कि किसी सरकारी अस्पताल में ऐसा केस हमें देखने को नहीं मिलता। हम बोलते हैं किसी अशासकीय या निजी अस्पताल के अंदर कॉलेज या अस्पताल प्रशासन की गलती से किसी व्यक्ति की जान चली, जान हानि का, माल हानि का इसलिए केवल नुकसान होता है कि इस प्रकार के अस्पतालों द्वारा जो फर्जी मान्यता ली जाती है एवं करोड़ों रुपए लेकर, लाखों रुपए डोनेशन के नाम पर बच्चों से लेकर के, और जब वो ऐसे बच्चों को मान्यता देते हैं जो उस विषय से अवगत तक नहीं होते हैं, ऐसे ही छात्र आगे जाकर के समाज का बहुत बड़ा विरोधी, बहुत बड़ा नुकसान करता है। एवं इस विषय को लेकर के जो सीएमएचओ साहब हैं सुधीर देहरिया जी, उनके द्वारा किस प्रकार से मान्यता दी गई, क्योंकि अगर 100 बेड का अस्पताल आपको चाहिए तो प्रशासन की जो गाइडलाइन है या जो जारी निर्देश है, उसके अनुसार आपके पास में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी परमिशन होना चाहिए, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से आपके पास में होना चाहिए, बायो वेस्टेज जो होता है उसके लिए कंपनी से टाई अप होना चाहिए आपका, कि आपका जो बायो वेस्ट जो मटेरियल निकलेगा वो कोई कंपनी उठाएगी। उसके बाद में नगर पालिका से आपको जमीन के लिए एनओसी होना चाहिए। कम से कम अगर 100 बेड का आपका हॉस्पिटल है तो 10,000 स्क्वायर फीट की आपकी बिल्डिंग हो, ऐसा नियम है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।